वी हैव टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपने अब चांस दिया और आप खुद रोशन ख्याल आदमी हैं। क्या वाजपेयी साहब नहीं आए और वो लाहौर मीनार पे नहीं चले गए, पाकिस्तान के मीनार पे, और वहां पे उन्होंने कहा कि हम आज तक इस तकसीम के खिलाफ थे, लेकिन अब मानते हैं कि हम दो मुल्क हैं, हमें पीसफुली रहना चाहिए। हमने वहां पे क्या किया? लाहौर अकॉर्ड हुआ, सबको पता है। हाँ जी, इन्होंने वहां पे कारगिल कर दिया। अच्छा, अब फिर देखें, मोदी भी, ही इज अ मैन फ्रॉम द स्ट्रीट्स। वाजपेयी तो पोएट थे ना, वो भी आ गया था, वो कोई शादी थी उनके घर नवाज शरीफ के, अच्छा वो बेचारा गया है वापस, तो इन्होंने पठानकोट कर दिया। मेरा अगला सवाल दोबारा कुछ और था, लेकिन आपकी बात से एक चीज जो मेरा ख्याल है क्लियर होनी चाहिए। आपने 2 बार कोट किया कि वाजपेयी साहब यहाँ पर आए, इन्होंने कारगिल कर दिया, मोदी साहब यहाँ पर आए, इन्होंने पठानकोट कर दिया। ये जो आप कह रहे हैं इन्होंने कर दिया, ये इन्होंने कौन यार है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुद भी जानती है, सब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज पे हमारी मिलिट्री का वीटो पावर है। वीटो पावर मींस दे कैन ओवर रूल एनीथिंग, और वो अब तो बिल्कुल साफ जाहिर हो गया। खुशामदीद, आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। अगस्त शुरू हो चुका है और अगस्त में हमेशा हम पाकिस्तान की क्रिएशन और इसकी आइडियोलॉजी पे बात करते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं। हमारा किताबी निसाब देखिए या हमारा जनरल नैरेटिव देखिए, हमारा बयानिया, हम हमेशा मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम और उनकी स्ट्रगल की बात करते हैं और ये बताते हैं कि हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी, टू नेशन थ्योरी कितनी मजबूत है। लेकिन तारीख का एक और नैरेटिव भी है जो इस बयानिए से मुकम्मल इख्तलाफ रखता है, जो हमें हमेशा बताया और समझाया गया। एक प्रोफेसर हैं, राइटर हैं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जिनकी चंद किताबें अब मंजर आम पर आई हैं, और उन्होंने तारीख का ऐसा नैरेटिव पेश किया है तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ कि जो पाकिस्तान के आइडिया को चैलेंज करता है। आज हमने डॉक्टर इश्तियाक को ही जहमत दी है कि हम उनसे बात कर सकें और समझ सकें कि उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं। डॉक्टर इश्तियाक साहब स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी स्वीडन में प्रोफेसर एमरेटस हैं, लम्स में पढ़ाते रहे हैं और अपनी किताबों पर बेतहाशा अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। इनकी लिखी हुई बातें पढ़े लिखे हलकों में और तारीख समझने वालों में एक सनद की हैसियत रखते हैं। तो और वक्त ज़ाया किए बगैर डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इस मीटिंग को हम 4 हिस्सों में रिलीज करेंगे और 4 हिस्सों के ही सवाल हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान के बनने के मुहर्रिकात, उसमें ब्रिटिश का किरदार, उसकी आइडियोलॉजी पे बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरे हिस्से में हम जिन्ना साहब के किरदार को, जो आपकी फाइंडिंग्स है उनकी रोशनी में डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तीसरे हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान का जिक्र किया जाए। जाहिर है जब तक उसका जिक्र ना हो तो जो पाकिस्तान मुकम्मल था उसकी कहानी पूरी नहीं होती। और आखिर में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो हम सिलसिला शुरू करें? हाँ जी, मुनासिब है, बिल्कुल। इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप मुझे ये समझाइए, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, उसे पहले बाहर निकालते हैं कि पाकिस्तान नेशन स्टेट है या पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है? ये एक आइडियोलॉजिकल नेशन स्टेट है। देखिए, स्टेट्स की 2 थियरीज, वैसे तो बहुत वेरिएशंस हैं, 2 बेसिक थियरीज हैं कि पीपल हु लिव इन अ टेरिटरी, ऑल ऑफ देम इंक्लूसिव, आर पार्ट ऑफ द नेशन। इसे कहा जाता है टेरिटोरियल नेशनलिज्म। और दूसरी नेशनलिज्म इज बेस्ड ऑन योर डिसेंट, ऑन योर लैंग्वेज, ऑन योर कल्चर, ऑन योर रिलीजन। कुछ भी वेरिएशन हो सकती है। तो पाकिस्तान की जो नेशन है, टू नेशन थियरी की जो बुनियाद है, वो मुसलमानों का एक अपना ईमान कह लें, मजहब कह लें, दीन कह लें, जो भी आप पसंद करें टर्म, वो है कि बिकॉज ऑफ आवर फेथ वी आर अ नेशन अपार्ट। और आइडियोलॉजिकल स्टेट ये इसलिए है कि जो स्टेट किसी रेस के ऊपर या किसी एक खास सिलेक्टिव गिवन के ऊपर बनती है, वो आइडियोलॉजिकल स्टेट ही होती है। वो आइडियोलॉजी भी हो सकती है, जैसे कि कम्युनिस्ट स्टेट्स बनी, उसका सिर्फ ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एक्सटर्नल थ्रेट्स से लोगों को बचाना, और तीसरे जो उनके अंदर मामलात हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ रिजॉल्व करना। इसके अलावा अगर कोई स्टेट एक्स्ट्रा अपने पे ले लेती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान इज अबाउट द सेल्वेशन ऑफ मुस्लिम्स,
So it's not simply economic development and so on, actually much less. It is about preparing ourselves for the life in the hereafter. तो ये एक कॉम्बिनेशन है ऑफ एन आइडियोलॉजिकल नेशन स्टेट। इश्तियाक साहब, ये बताइए कि क़याम पाकिस्तान के असल मुहर्रिकात हैं। जब हम पढ़ते हैं कि मुसलमानों को खतरा था, फिर इस्लाम को खतरा हुआ, लेकिन आपकी बड़ी अलग फाइंडिंग्स हैं इसके ऊपर। अगर आप सिर्फ मुझे ये समझा सकें कि क़याम पाकिस्तान के आपकी फाइंडिंग्स के मुताबिक असल मुहर्रिकात क्या थे? देखिए, बात यह है कि अंग्रेज तो उनका जो प्लान था ना, मैंने जिन्ना वाली किताब में भी दोबारा कोट किया है कि जब लॉर्ड वेवल सेकंड लास्ट वाइसरॉय आए हैं, तो जो आउटगोइंग वाइसरॉय थे लॉर्ड लिलिथ, वो उन्होंने कहा वी आर हियर फॉर अनदर 30 इयर्स, सो दैट इज 1943, सो लेट्स से 73, ठीक है। और वो भी उनका था कि 30 साल के बाद देखेंगे कि आगे हमने क्या करना। हुआ ये कि वो सारी सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो जीत तो गए जंग, लेकिन उनकी इकोनॉमी स्मैश हो गई, उनकी इंडस्ट्री जीरो हो गई और भूखों पड़ गए थे अपना ब्रिटानिया के लिए। तो इन्होंने अपनी कॉलोनीज को जल्दी जल्दी करके छोड़ा। मतलब साथ ही थी सिलोन जो अब श्रीलंका है, वहां पे तो कोई फ्रीडम स्ट्रगल हुई नहीं, वहां पे वो खुद ही छोड़ के आ गए। नो फ्रीडम स्ट्रगल देयर। हमारे यहाँ तो बड़े सालों चली है ना, because they had no means to maintain an empire। लेकिन ये जरा बता दूं, इन्होंने जाते जाते फिर भी इंटरेस्ट यूं देखा कि हाउ डज लीविंग द सबकॉन्टिनेंट सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट। और वहां पे इनका देखे, हर नेशंस के अपने अपने झगड़े होते हैं। अंग्रेजों का झगड़ा जब से ये इंडिया में आए थे, बल्कि उससे पहले 1833 ऑनवर्ड्स अगर आप इनकी स्टडी करते रहे, तो ग्रेट गेम इन्होंने तब से शुरू कर दी हुई थी जब तक अभी पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं था किया। और फिर 1857 के बाद 1849 में पंजाब इन्होंने रंजीत सिंह की गवर्नमेंट जो थी सिखों की वो छीन ली। 1857 में बहादुर शाह जफर और वो मुगल एम्पायर का जो फसाद था वो खत्म हो गया। तो इन्होंने रावलपिंडी को अपना हेडक्वार्टर बनाया ऑफ द नॉर्दर्न कमांड, जहां से ये सारी रूस को कंटेन करने की पॉलिसी बनती थी। मसलन वो जो है रडयार्ड किपलिंग, जैसे नोबेल प्राइज भी मिला है ना 1911 में या कुछ, उसकी एक मशहूर किताब है किम। तो उसमें बताया गया कि कैसे ये मोहब्बत अली, महबूब अली और ये लोग भेजते थे सेंट्रल एशिया में घोड़े खरीदने वाले, बट एक्चुअली दे वर ब्रिटिश एजेंट्स जो वहां से लाते थे। उसके बाद आ गया रशियन रेवोल्यूशन। तो ना सिर्फ वो रशियन थ्रेट रहा, वो एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट टू वेस्टर्न कैपिटलिज्म भी हो गया। तो इस तरह जाते जाते वक्त उनका ख्याल था अभी भी सब कॉन्टिनेंट में इनके लिए इस इलाके को चलाना मुमकिन नहीं होगा, इनको हमारी मदद होगी। मगर जब उन्होंने देखा कि नेहरू और कांग्रेस और उसका जो लेफ्ट विंग है वो प्रो सोवियत थोड़ा सा खम खाता है, तो उन्होंने कहा कि इधर से मिस्टर जिन्ना जो हैं ये तो पहले ही तैयार हैं कि हम बरतानिया के कॉमनवेल्थ में रहेंगे। और फिर वो जो आर्मी का इनका अपना एक थिंक टैंक होगा, उनकी मैंने कोट की है वो स्टेटमेंट 12 मई का जो मेमो है जी, जो आपने पढ़ी है, मेमोरेंडम है, वो क्लियरली है कि पाकिस्तान बनता है तो हमें वहां पे कराची पोर्ट फैसिलिटीज, पाकिस्तान एयरफील्ड्स और मैन पावर डिमांड करनी चाहिए। वेस्ट पाकिस्तान के लिए था उसका, क्योंकि मेन इंटरेस्ट तो था ना मिडिल ईस्ट का ऑयल। इस इलाके में तो भूखना नहीं थी, इसको छोड़ देना इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम प्रेस्टीज वाइज, यस। दूसरा प्रॉब्लम यह था कि इसके छोड़ने से फौज कहां से रिक्रूट करेंगे आइंदा अपनी जंगों के लिए। तो वो जिन्ना साहब ने खुद ही कह दिया कि जी वी विल बी इन द कॉमनवेल्थ। तो लास्ट मोमेंट मेरा ये आर्गुमेंट है, डिसीजन फिर इस हक में हो गया कि पाकिस्तान बनाओ। और वहां पे मैंने कोट किया है जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस टकर की एक 1946-47 की स्टेटमेंट है कि वी शुड क्रिएट एन इस्लामिक आर्च extending from Algeria into Deserta, Arabia, into Turkey and northern Hindustan, of a Muslim state armed with Islamic ideology and British science। ये उसमें मैंने वो भी कोट किया अगर आपने किताब में देखा है। तो वहां पे फैसला हुआ कि नहीं, अब इसे आप पार्टीशन करो, पाकिस्तान सर्व करेगा हमारे इंटरेस्ट को। तो दूसरी बात है कि जब फिर उन्होंने ट्रांसफर कर दी पावर, तो अमेरिकन ने उन्हें किक आउट पूरे इलाके से कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तान ने
रुख कर लिया अमेरिका का। इश्तियाक साहब, आपकी बात से सवाल उठता है कि जब अंग्रेज ये प्लान कर रहे थे तो हमारा नैरेटिव, मुसलमानों का नैरेटिव ये था कि अगर हम अंग्रेजों के अंडर रहे या हिंदुओं के साथ रहे तो पहले मुसलमानों को खतरा है। ये नैरेटिव फिर आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो गया कि नहीं, इस्लाम को खतरा है। तो ये हाँ जी, नैरेटिव हाँ। भी आपकी फाइंडिंग्स के अंदर, ये नैरेटिव ऑर्गेनिक था, ये वाकई मुसलमान फील करते थे, या ये भी अंग्रेजों ने ऑर्केस्ट्रेट किया था? नहीं नहीं, अंग्रेजों के ऑर्केस्ट्रेट करने का तो बैकग्राउंड में जरूर होगा कि अब आपने क्या कहना है, लेकिन इसको बार बार, मैं तो कहता हूं एड इन्फिनिटम, यानी यू कांट इवन काउंट, ये जिन्ना साहब ने अपनी हर तकरीर में कहना शुरू कर दिया था कि इस्लाम विल बी एनाहिलेटेड, दिस इज द वर्ड, एनाहिलेटेड। मतलब वेरिएशंस हैं, कहीं एनाहिलेट का इस्तेमाल किया, कहीं क्या, दे वुड बी वाइप्ड आउट, यानी ही यूज्ड एक्सट्रीम लैंग्वेज। हालांकि उस पर भी मैंने आर्ग्यू किया है और आने वाली जिना किताब में भी, कि ये एक बिल्कुल अनकन्विंसिंग बात है। जरा सुने आप, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़े अच्छे सवालों से ये सारा। बात ये है कि मुसलमान कॉन्सेंट्रेटेड थे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट जो है और नॉर्थ ईस्ट आर द टू एंट्री पॉइंट्स इनटू द सब कॉन्टिनेंट। समुद्र छोड़ दें आप जी, और यहाँ से सारे हमले इधर से हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ ईस्ट से क्या हमले होने थे? हाँ जी, वो तो पॉपुलेशन मूवमेंट ही हुई है गरीब लोगों की। हाँ जी, ऐसे ही हुआ। यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड थे। इंडियन आर्मी जो है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, दो आर्मीज थी। एक थी ब्रिटिश आर्मी जो ऑल वाइट ट्रूप्स, ऑल वाइट ऑफिसर्स थे। दे वर नॉट मोर देन 50-55,000 एनी टाइम इन इंडिया। जो इनकी मेन आर्मी थी वो नेटिव्स को इन्होंने रिक्रूट किया था, और उसमें भी इन्होंने बड़े, मतलब इनकी मानना पड़ेगा इंपीरियल पॉलिसी, किस ग्रुप को कहाँ लाना है, किसको ऐसे लाना है कि इनके टेंशन भी रहे और इकट्ठा सर्व भी करें। ये सारी वेरी वेल कैलकुलेटेड, किस कास्ट को हमने मार्शल कहना है, किसको हमने मार्शल नहीं कहना, उसके पीछे रिकॉर्ड जाता था कि 1857 में किन ग्रुप्स ने हमें अपोज किया, किन लोगों ने हमारा साथ दिया। तो इस तरह वो इंडियन आर्मी के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 मिलियन पीपल, 2.5 मिलियन पीपल वर सर्विंग फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, और उसमें 38 to 42% वर मुस्लिम्स, of which the majority were from Punjab and parts of नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अच्छा, एक ऐसी आर्मी जिसमें 38 to 42% ये मुसलमान होंगी, और आपको पता है कि यूपी के अंदर जिसकी मुसलमानों की पॉपुलेशन 14% थी, कुछ कहते हैं 15, बट नॉट मोर देन दैट। 50% पुलिस जो थी वो मुसलमान थी। कलकत्ता के अंदर, बॉम्बे के अंदर इन्होंने बड़े बड़े पठान और बड़े बड़े पंजाबी रखे हुए थे उन लोगों को दबाने के लिए। तो मुसलमान पंजाब की पुलिस, सारी इंडियन पुलिस में भी अपनी परसेंटेज से ज्यादा थे। इस किस्म की स्टेट कभी किसी एक मजहब की नहीं हो सकती, ये आप याद रखें। और वो भी मुसलमानों को सप्रेस करना तो वैसे ही आसान नहीं है कोई। और कांग्रेस का मुझे कहीं एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला, उनके लीडर्स का एक नहीं मिला जहां पे उन्होंने ये कहा हो कि हम हिंदू स्टेट बना रहे हैं। उनकी सारी डिक्लेरेशन ये है कि वी आर ऑल इंडियंस एंड वी विल फाइट फॉर द फ्रीडम, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगी उसमें सबका हिस्सा होगा। तो आप इस पे आप जो मर्जी, अब देखें ना, फेयर जनरेट करने से तभी तो मेरी ये आइडिया गैरिजन स्टेट का जो है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि एक तो होता है ना थ्रेट, एक होता है थ्रेट को एग्जैजरेट करना। कहीं थ्रेट भी होगी, माइनॉरिटीज के प्रोविंसेस में शायद होती होगी, मगर वहां पे फिर अगर वो तो वो आप वहां छोड़ आए और वहां के मुसलमानों को तो वहां छोड़ आए जहां पे आप कह सकते हैं थ्रेट है। और अब जब हिंदू नेशनलिस्ट आ गए हैं तो वो नजर भी आ रही है कांग्रेस ने, और उनपे तो इल्जाम ही है कि ये माइनॉरिटीज को अपीज करते रहे और हिंदुओं को उन्होंने इग्नोर किया। तो ये अगर आप देख लें जो है एक्चुअल डिटेल्स, फैक्ट्स जो है, नथिंग शोज के आइदर कांग्रेस हैड सच अ प्लान और इट वाज इवन पॉसिबल कि आप मुसलमानों को इनहाइलेट कर दें। तो ये ऐसी कोई बात है ही नहीं थी। और माफ करना, हिंदू मिजाज भी ऐसे नहीं है, वो कोई कन्वर्ट करने वाला मजहब तो है नहीं ना। वो तो रसूलुल्लाह को अवतार मान रहे थे जी जी, कि वो भी अल्लाह की, वो क्या कहते हैं, और हजरत अली को भी मानते हैं। कैन यू? तो ये हिंदुइज्म में इस किस्म का उनका अपना जो है ना जबर अपने लोगों पे है,
दलित्स पे। मेरा अगला सवाल कुछ और था, लेकिन क्योंकि आपने ये बात की हिंदुओं की, लेकिन ये हाँ जी। नैरेटिव तब्दील होता नजर नहीं आता कि अब जब मोदी गवर्नमेंट में या बीजेपी के साथ हम घर वापसी के बारे में सुनते हैं आरएसएस का, कि ये तमाम मुसलमान पहले हिंदू थे, इन्हें घर वापस लाना है, हिंदू करना है, तो और आप अभी कह रहे थे कि उनकी आइडियोलॉजी है ही नहीं कन्वर्ट करने की, तो ये मैं कॉन्ट्रडिक्टरी ये है आपस में? हाँ ठीक है, नहीं इट्स नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी। आप बुद्धिज्म देख लें, इससे ज्यादा पीसफुल रिलीजन कौन होगा? हम्म, श्रीलंका में उनके बुद्धिस्ट मंक्स ने किया है सारी मूवमेंट को, बुद्धिज्म के श्रीलंका को, सिलोन से श्रीलंका करो, बुद्धिस्ट स्टेट बनाओ। और ये जो हुआ है अपना म्यांमार या बर्मा में मुसलमानों के खिलाफ रोहिंग्यास के, ये बुद्धिस्ट लोगों ने नहीं किया। देखो ये दौर एक और आ गया जहां पे आप एक पीसफुल मजहब को भी आप एक वायलेंट मजहब बना सकते हैं नेशनलिज्म की सर्विस में। ये किसी ने सोचा नहीं था। लोगों का ख्याल था कि नेशनलिज्म आ गई है और रिलीजियस जो थी वो बात खत्म हो गई है। इट्स द अदर वे अराउंड। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हिंदुइज्म ने 20 देखे ना, बात सुने यार, वी हैव टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपने अब चांस दिया और आप खुद रोशन ख्याल आदमी हैं। प्लीज। क्या वाजपेयी साहब नहीं आए और वो लाहौर मीनार पे नहीं चले गए, पाकिस्तान के मीनार पे, और वहां पे उन्होंने कहा कि हम आज तक इस तकसीम के खिलाफ थे, लेकिन अब हम मानते हैं कि हम दो मुल्क हैं, हमें पीसफुली रहना चाहिए। हमने वहां पे क्या किया? लाहौर अकॉर्ड हुआ, सबको पता है। हाँ जी, इन्होंने वहां पे कारगिल कर दिया। कैसे है? अच्छा, अब फिर देखें, मोदी भी ही इज अ मैन फ्रॉम द स्ट्रीट्स। वाजपेयी तो पोएट थे ना, वो भी आ गया था। वो कोई शादी थी इनके घर जी। नवाज शरीफ के, अच्छा वो बेचारा गया है वापस, तो इन्होंने पठानकोट कर दिया। तो अगर आप उनको इस तरह चैलेंज करते रहे, कश्मीर जिहाद होता रहा है, और वो वहां पे ओपन, पंजाब के कम से कम हर मस्जिद में, जामा मस्जिद में चंदा कलेक्ट होता था कि आप जिहाद के लिए पैसे दें। तो बात यह है कि दूसरे रिएक्ट कभी नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान, हिंदुइज्म की जो पॉजिटिव है ना, वो है अकोमोडेटिंग, एडजस्टिंग, मगर इट डजंट मीन के दे डोंट रिएक्ट। मेरा अगला सवाल दोबारा कुछ और था, लेकिन आपकी बात से एक चीज जो मेरा ख्याल है क्लियर होनी चाहिए। आपने 2 बार कोट किया कि वाजपेयी साहब यहाँ पर आए, इन्होंने कारगिल कर दिया, मोदी साहब यहाँ पर आए, इन्होंने पठानकोट कर दिया। ये जो आप कह रहे हैं इन्होंने कर दिया, ये इन्होंने कौन यार है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खुद भी जानती है, सब दुनिया जानती है, यानी इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो गैरिजन स्टेट का नाम क्या है? मतलब जी। दैट इट इज, मैंने उसमें लिखा है, वो दोबारा कह देता हूँ कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज पे हमारी मिलिट्री का वीटो पावर है। वीटो पावर मींस दे कैन ओवर रूल एनीथिंग, और वो अब तो बिल्कुल साफ जाहिर हो गया। चलिए फिर मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग, उसका जी किरदार क्या था? आपने तो पहले अभी नाम लिया उबैदुल्ला सिंधी का और उस तमाम लॉट का, कि उनकी जी स्ट्रगल, जी। मुस्लिम लीग की कोई स्ट्रगल थी? नहीं, उनकी स्ट्रगल जो है, मुस्लिम लीग बुनियाद ही तब बनी है जबकि कांग्रेस ने देखा, कांग्रेस को भी तो अंग्रेजों ने बनाया था ना, लिबरल विंग ने, कि ये एक इंडियंस में भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इतनी बड़ी स्टेट हम जब रन करेंगे तो सम डायलॉग शुड गो ऑन। जो कंजर्वेटिव अंग्रेज थे वो इसके खिलाफ थे कि ये अनफिट है फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इनको तुम रूल ही कर सकते हो, इनको इंक्लूड मत करो। लेकिन कांग्रेस जब फिर आ गई, प्लेटफॉर्म आ गई, तो उसने डिमांड करना शुरू कर दिया कि भाई बरतानिया ने तो हमें यह सिखाया है कि आप जब रूल करते हैं तो बीच में लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मोर इंडियन शुड बी गिवन जॉब्स इन द रनिंग ऑफ इंडिया। जिस वजह से क्रिएट किया गया था, उससे ज्यादा इनका एजेंडा बढ़ता गया। वहां से फिर जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने उसको और मैस पार्टी बना दी कि वी विल नॉट ओनली पिटिशन, वी विल डिमांड more rights for Indians. At that point, British already were getting upset with the Congress. अभी गांधी was not in the field. तो मुसलमान जो नॉर्दर्न इंडिया के लैंडलॉर्ड थे, और ये सर आगा खान की लीडरशिप में इन्होंने वाइस रॉय को मिले, और वहां पे इन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं, और ये आर्ग्यूमेंट एक हद तक सही भी थी कि इन अ जनरल इलेक्शन मुसलमानों के चांस कम होते हैं इलेक्ट होने के, तो हमें आप अलग रिप्रेजेंटेशन दें। इसको फिर अंग्रेज ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया ना, उन्होंने रिजर्व कर दिया इनके लिए सीट्स, और उसमें यह हुआ कि मुसलमान
नेशनल स्ट्रगल से अलग होके अपने कम्युनल राइट्स की तरफ आ गए। अब क्या सर आगा खान और बाकियों ने ये खुद सोचा था या अंग्रेजों ने इन्हें समझाया था कि ये करो अब तुम? ये बिहाइंड द डोर जो चीजें मूव्स होती हैं वो कभी मंजर आम पे नहीं काम पे नहीं आती। बट यू कैन वर्क इट आउट कि अगर इन्होंने ये किया था तो व्हाट सूटेड द ब्रिटिश, व्हाई नॉट, लेट्स गिव देम रिप्रेजेंटेशन एंड रिमूव देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्या कहते हैं जो एक मूवमेंट बन रही थी। इश्ताक साहब, अगर आप अपने 12 मई के मेमो का आपने पहले भी जिक्र किया, अगर उस पर आप कुछ रोशनी डाल सकें, क्योंकि फिर मेरे अगले सवाल उसको फॉलो करेंगे। देखिए ऐसे है, इससे फिर 1 साल 1 दिन पीछे जाना चाहिए जी। वो है 11 मई 1946, जो सुप्रीम कमांडर थे ना सब कॉन्टिनेंट के लिए ब्रिटिश, वो थे सर क्लॉक ऑकिनलेक। बाद में जून में उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया। हाँ जी। तो उनको ये टास्क दी गई कि भी अगर पार्टीशन होती है तो क्या पार्टीशनड इंडिया इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन और नॉट। तो वो भी आप देखें किताब के अंदर वो पूरा मेमोरेंडम है, 1 आर्गुमेंट फॉर 1 आर्गुमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान दे रहे हैं। इन द एंड ही सेज के पाकिस्तान को इसलिए ना बनाए कि पाकिस्तान एक छोटा सा होगा मुल्क, और इससे जो हमारी मेन है इंडिया को प्रोटेक्ट करने की जो हमने चीज तैयार की है वो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो डिवाइड हो जाएगी। और हमारा इंटरेस्ट जो है वो तो मलेशिया से होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, जहां पे इंडियन सी पोर्ट्स की हमें जरूरत होगी। तो हम इंडिया को भी नाराज नहीं करना चाहते ना, मतलब इस तरह पार्टीशन करके। तो तब फैसला ये था। लेकिन मैंने वहां लिखा है कि जनरल वेन जो थे, ही हैड रिटन आई डू नॉट, यानी उन्होंने तब भी डिसएग्री किया कि ये जो इनकी कंक्लूजन है ये गलत है। तो वहां से एक विंग ब्रिटिश आर्मी का, मिलिट्री का कह लें, इस हक में था कि पार्टीशन हो जाए। कांग्रेस को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, नेहरू और इसकी सोशलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म ये हमें शायद तंग करेंगे। बट जिना इज प्रो वेस्ट, प्रो ब्रिटिश, और हमारी हर बात ये मानते रहे। मैंने जिना को कोट किया उसके अंदर कि अगर माउंटबेटन ने कहा कि भी आप तैयार रहें कि अगर आपकी एप्लीकेशन आती है और हिंदुस्तान फिर भी कॉमनवेल्थ से बाहर रहता है तो मे बी वी रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, बिकॉज हाउ कैन वी एडमिट अ स्मॉल कंट्री एंड एलियनेट अ बिग वन। वो तो फिर खुद ही चले जाएंगे सोवियत यूनियन की तरफ। तो वहां पे आई कोट मोहम्मद अली जिन्ना सिंह के we will go to the British people, to the Commonwealth, saying how can a loyal people who have never ever opposed British rule, ये मैंने उनकी ये verbatim statement है, can be kept out of the Commonwealth. और मिस्टर चर्चिल has assured me his support। वो सारा इसी किताब में जिसको आपने पढ़ लिया है उसमें दोबारा चेक कर ले। तो उनको यही था कि ये मुसलमान माइनॉरिटी में है, कमजोर मुल्क होगा और डिपेंडेंट होगा ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट। वेयर विल दे गो? सोवियत यूनियन की तरफ। उसके तो दो ही थे ना, सोवियत यूनियन और द वेस्ट। और वेस्ट की लीडरशिप तब तक ब्रिटिश थी, उसके बाद अमेरिकन हो गई। तो फिर ये समझाइए कि जो आप बात कर रहे हैं ये एक शख्स हमें उस वक्त करता नजर आता है, वो थे मौलाना आजाद। तो मौलाना आजाद, हाँ। ये कैसे हुआ कि उन्होंने तो इस चीज को समझ लिया, डिकंस्ट्रक्ट भी कर लिया और वो समझाते भी रहे, और हमारी कयादत, जिसे हम हमारी कयादत कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, मुस्लिम लीग की कयादत हो या सर आगा खान हो, जिन्ना साहब हो, वो लोग सोते रहे, उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये मैं क्या कह सकता हूँ, हर है इतने वो मुदब्बर लोग थे, अपनी अपनी कम्युनिटीज का कोई हेड था। ये एक बहुत बड़े लॉयर थे यानी जिन्ना साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। इनको बात समझ नहीं आ रही होगी, इस पे हम क्या राय रख सकते हैं। हमें तो इतना ही पता है कि इन्होंने जो किया है वो हम सामने ले आए हैं। मौलाना आजाद का एक वो भी मैंने अपनी किताब जिना की वाली किताब में लिखा है। 1941 या 41 में, आई थिंक 41 में एक टेलीग्राम है कॉन्फिडेंशियल कि ऐसे करते हैं, हम एक नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं जिसमें हाफ मुस्लिम लीग होगी, हाफ कांग्रेस होगी, और हम वो नेशनल गवर्नमेंट जो है ना डिमांड करते हैं ब्रिटेन से, आप हमारा साथ दीजिए।
और इन्होंने फिर वो जो एक होती है ना कॉन्फिडेंशियल, उसको पब्लिक कर दिया, खुद ही अखबारों में छपवा दिया और लिखा कि तुम एक पोस्टर बॉय हो कांग्रेस के शो में कांग्रेस के। और यानी कि उनको धुतकारा, जिसे कहते हैं हम ना, धुतकारा, उसका बड़ा प्राइड था। इन्होंने उसे धुतकारा कि जो मुसलमान मुस्लिम लीग के बाहर हैं वो गद्दार हैं, दे आर रेनिगेट्स टू इस्लाम या मुस्लिम्स। इस किस्म की हार स्टेटमेंट इन्होंने दी। लेकिन जो हकीकत है वो अब एक कुछ लोग देख रहे थे। अच्छा, आप किताब में आप देखेंगे कि मुसलमान जो थे ना कमजोर, यानी ये जो आर्टिजन्स होते हैं जिनकी जमीन के साथ रिश्ता होता है, उनको पता था हम कहाँ जाएंगे, तो उनकी तंजीमें थी बहुत, कई कई आई मीन उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी अप्रैल 1940 में, इमीडिएटली आफ्टर लाहौर रेजोल्यूशन, जहां पे उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान हमारा उतना ही घर है, हम यहाँ ही रहना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने दो पार्टीज को ही अपने लिए इस्तेमाल किया, यानी उन्होंने कहा कि इसके बाहर जो भी सियासत होगी हमने उनको मानना ही नहीं है। ये मुझे बताइए कि आपके मैंने चंद इंटरव्यूज देखे और किताब में भी आप जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान को बफर स्टेट के तौर पे बनाया गया। बेशक, और बनी भी है, बफर ही बनी है ना। एक स्टेट जिसके दरमियान 1200 किलोमीटर हो और उस बेचारी के कोई अपने रिसोर्सेज भी ना हो। वेस्ट पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं थी और ईस्ट पाकिस्तान तो बहुत गरीब था, उसको डिफेंड करना ही इम्पॉसिबल था। बल्कि कैबिनेट मिशन प्लान में जो डिस्कशन हुई है मैंने पूरी डिटेल दी है। वो तो कहते थे डिफेंड कैसे करोगे, मगर जाते जाते जो विंग था ना चर्चिल वाला और मिलिट्री वाला, उन्होंने कहा डजंट मैटर, आने दो, वील डू दैट फॉर देम। तो जो पाकिस्तान बनाया गया, अगर पूरा पंजाब दे देते वो, तो फिर इंटरनेशनल बॉर्डर तो गुड़गांव पे बनता ना, जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, ऐसे और वो दिल्ली के गर्दन पे बनता, 15 किलोमीटर दूर है वहां से दिल्ली। लेकिन वो फिर अगर आप इंडिया की पार्टीशन मजहब की बुनियाद पे करवाएंगे, तो उन्होंने कहा फिर पंजाब और बंगाल की भी इसी बुनियाद पे होगी। तो वो बॉर्डर फिर लाहौर की गर्दन पे बना, 18 किलोमीटर वाघा है और सियालकोट शायद 20 है, और ये गुजरात और गुजरांवाला और ये सारे विद इन 30 किलोमीटर इवन लेस है। तो एक लैंड वॉर में एक पूरा इंडिया, उसके आप देखें कहां तक उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। हमारी तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही कोई नहीं है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का भी हमने कॉन्सेप्ट बिल्कुल नॉनसेंस इस्तेमाल किया। ऐसे है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट बिहाइंड यू। यानी नेपोलियन भी नाकाम हो गया, हिटलर भी हो गया, क्योंकि रशियन जो मेन सिटीज थी 1200 किलोमीटर्स अवे, एंड रशियन विंटर एंड स्नो एंड आइस, उन्होंने इन दोनों को डिफीट किया। अरे लाहौर ने तो वहां ही रहना है, सियालकोट ने वहां ही रहना है, तो पीछे तो नहीं ना होती आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ। आप अफगानिस्तान में चले भी जाएं तो लाहौर को वहां कैरी कर जाएंगे, आप ले जाएंगे। तो वी हैव नो आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वी यूज एंड व्हाई दोस शुड बी यूज्ड। ये जरा एक और बात हो गई है, मगर आपके सवालों से मुझे इनकरेजमेंट हो रही है, तो जो भी मुझे एकदम अब आ रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। प्लीज लाइव होना चाहिए ना, कोई तैयारी की जरूरत नहीं है जी। ऐसे ही है। अगेन फिर आपने जो बफर स्टेट का जवाब दिया, फिर दोबारा वही सवाल उठता है जिसका आप पहले जवाब दे चुके कि हमारी क़यादत सो रही थी, उन्हें मतलब नहीं, उन्हें पता था कि वो अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुस्तान से मुल्क ले सकते हैं ना। सो क्यों रही थी? वो अपनी लीडरशिप बनवाना चाहते थे कि आई एम नॉट सेकंड टू गांधी, बल्कि मैं ऐसा लीडर हूं जो कि गांधी से भी बड़ा है। गांधी बेचारा तो जब हुई है इंडिया की पार्टीशन, वो तो कलकत्ते में मुसलमानों के पास बैठा हुआ था। खुद ये गवर्नर जनरल बन गए, भी आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत करें, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट तो सेरेमोनियल होता है भैया। ऑल पावर रिजाइड्स विद द प्राइम मिनिस्टर। ही बिकेम governor general but acted as prime minister as well. Both offices were combined in him until he fell ill and left. हम जिन्ना साहब और लियाकत अली खान के पूरे किरदार को सेकंड पार्ट में डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब मुझे ये समझाइए हाँ, कि आप वो चले वो दोबारा आ जाएंगे। हाँ, अच्छा। आप अपनी किताब में लिखते हैं कि जब ये बफर स्टेट के तौर पे बनाया जा रहा था तो अफगान जिहाद, कम्युनिज्म, ये सब भी अंग्रेजों के जहन में था। तो बेशक अंग्रेज क्या चीज है, इतने अक्लमंद, इतनी दूर के सोचने वाले? आप ये देखें कि ये जो हुआ है ना अफगान जिहाद, जो आम पेपर पे खबर है वो तो यही है कि CIA ने और सऊदी अरेबिया ने स्पॉन्सर किया, ये वो। मगर जिनको ये वहां से लाए हैं वो रिटायर्ड
अफगान हैंड्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स, कर्नल्स एंड ब्रिगेडियर्स, जो बूढ़े हो गए थे लेकिन दे न्यू एवरी इंच ऑफ अफगानिस्तान। तो सारा अफगान जिहाद की भी जो सारी है ना मूवमेंट्स और ये और जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो ब्रिटिश के जरिए से हुई है। ये बताइए कि अच्छा, जिन्ना साहब ने और मुस्लिम लीग ने क्या मजहब को जी इस्तेमाल किया अपने सियासी फायदे के लिए? बेशक। और क्या करते हैं इस्तेमाल, आप बताएं मुझे। अगर अपने अलग मुल्क लेना है तो मजे भी करेंगे ना इस्तेमाल। आई मीन ये तो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। ये नहीं कि एक दफा वो 11 अगस्त की स्पीच में जहां पे इस्लाम का कोई जिक्र नहीं है उसको लेके ये बैठ जाते हैं। ही कुड नॉट हैव गॉट पाकिस्तान विदाउट यूजिंग द इस्लामिक कार्ड। यार ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, वरना कैसे इतना बड़ा मुल्क टूटता, 15 मिलियन लोग घरों से घर बेघर होते, 1 मिलियन लोग मारे गए हैं। क्या आसान था कि दो मुल्क बन जाएं? वो क्या कहते हैं, वलवला कह लो, एक जोश कह लो, एक मैस कॉन्शियसनेस प्यार जब आप तैयार करते हैं वो फिर आपके बस की बात नहीं रहती। इश्तियाक साहब, पाकिस्तान के एक वजीर आजम थे मोइन कुरैशी साहब, जिन्हें हमने अमेरिका से इंपोर्ट किया था। हाँ जी, हाँ जी। उनकी उनका एक बात हसन निसार साहब, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, वो नकल करते हैं कि मोइन कुरैशी अच्छा, फरमाया करते थे, नोबडी डाइड फॉर पाकिस्तान, अ हाँ जी, लॉट हाँ ऑफ जी। पीपल डाइड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक दैट इज 100% ट्रू। और मेरी पंजाब की किताब शायद आपने नहीं पढ़ी। मैंने पढ़ी है। अगर वो पढ़ी है तो मोइन कुरैशी का तो मैं जानता नहीं, ये तो मेरी फाइंडिंग ही ये है। मैंने तो आज तक उसे ये शहीद वाले चक्कर में नहीं डाला। हर इंसान जो मारा जाता है, जिसके घर में मातम हो जाता है, उसका दुख करना चाहिए। ये ऐसे ही शहीद का टाइटल दे के मुसलमानों ने कुर्बानियां दी और अपने घर बचाते हुए। ये तो के अजीज ने भी लिखा था कि नोबडी डाइड फॉर पाकिस्तान, दे रैन फॉर देयर लाइव्स। ये वो के अजीज हैं जो सारी उम्र पाकिस्तान और ये इसके हक में रहे, लेकिन एक जमीर जब जाग जाता है तो जमीर का तो फिर जवाब ही नहीं ना है। फिर वो उन्होंने जाते वक्त मर्डर ऑफ हिस्ट्री किताब उन्होंने लिखी है। अगर हम इलाहाबाद एड्रेस की बात ना करें तो मेरा ख्याल है वो बात मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि इकबाल को ही हम मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं। यही पढ़ाया गया कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। मैंने कुछ किताबों में इकबाल के वो लेटर्स भी पढ़े हैं जिसमें उन्होंने अपनी उस तकरीर से खुद को डिटैच किया और ये वजाहत दी हाँ कि जी, मैंने कब कहा था कि मैं ब्रिटिश से अलग होऊंगा या ऐसा कुछ। इस हाँ पर जी, हाँ आपकी जी, क्या हाँ जी। फाइंडिंग्स हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी मुनासिब बात है। वो ऐसे है कि इकबाल जो है उनको पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, ही वॉज नॉट इनवाइटेड। तो जो मुस्लिम लीग के माइनर लीडर थे ना इलाहाबाद के, उन्होंने उन्हें बुला लिया कि यहाँ पे आप एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दें। और वहां पे मशहूर है कि लोग ये बार सारा दिन जा जा के तो मुसलमानों को, जब उनकी दुकानें बंद हुई तो तब लेके अंदर आए हैं कि कोरम भी हमारा पूरा नहीं था हो रहा। वहां पे इन्होंने जो तकरीर की उसमें यही था कि नॉर्थ वेस्ट के मुसलमानों का एक अलग मुल्क हो, विदन और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर। ये कोई थोड़ी सी इन्होंने ऐसी बात की। उसके बाद अंग्रेजों का कोई थे उनका महल, मैंने पूरा नाम मेरी किताब वाली जना में आ रहा, ही रोट इट इन द टाइम्स ऑफ लंदन के ये तो जो है इकबाल इज रिवाइविंग पैन इस्लामिज्म। तो देन इकबाल रोड के नहीं जी, कैसे हो सकता है मुसलमान जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के बाहर कैसे अपने आप को तस्वर कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था। बल्कि हमारा तो था कि हम हरावल दस्ता होंगे, फ्रंट लाइन होंगे ब्रिटिश एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नॉर्थ वेस्ट से अटैक, नॉर्थ वेस्ट से अटैक उस जमाने में अफगान किस जोगे थे, ही मेंट द सोवियत यूनियन। ये है कि इकबाल ने पहले कहा और फिर बाद में विड्रॉ भी कर लिया। लेकिन फिर 37-38 में उनके खतूत हैं टू जिना, जिसमें कहा है कि आप पाकिस्तान की डिमांड करें और शरिया को आप मॉडर्न तरीके से इंटरप्रेट करें। तो वो बाद में उन्होंने उसको चेंज भी किया। तो ये 38 का है उनका जो लास्ट बिफोर ही डाइड। और आपको दिस क्या इज, लगता है कि ये तब्दीली उनमें क्यों आई? बात है कि यार बैकग्राउंड में क्या क्या बातें उस जमाने में हो रही थी ये आप भी जानते हैं, जो पब्लिक में तो कभी भी नहीं आएंगी। ये कहीं से तो कुछ स्ट्रिंग पुल्स हो ही रहे होंगे ना। फ्रीडम मूवमेंट में देखे 1929 को एक, नॉट श्योर 31, 1931 एक लेटर है जून में जिना साहब का टू द फर्स्ट लेबर प्राइम मिनिस्टर रेमजे मैकडोनाल्ड, वेरी सेज कि आप जल्दी से हिंदुस्तान को डोमिनियन डिक्लेयर कर दे, वरना ये जो कांग्रेस है
ये डिमांड कर रही है हिंदुस्तान की आज़ादी, और सारे हिंदुस्तानी जो हैं, सारे अवाम उनके साथ। ये बातें पहले भी होती रही हैं, और तब तब अलबत्ता अंग्रेजों ने कोई ज्यादा वुकत नहीं दी जिन्ना साहब को। लेकिन बाद में लिनलिथ गो जो है वाइसरॉय, उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना हमारा साथ ना देते तो शायद हमें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आई हैव कोटेड इट इन द बुक, वर्बैटिम कहते हैं, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सो इट्स ब्रिटिश वाइसरॉय सेइंग इट। क्या इन्होंने क्यों किया? बिकॉज कांग्रेस में जिन्ना साहब का ये ख्याल था कि लीडर वो थे, आके लीडरशिप गांधी ने छीन लिया उनसे। दैट इज अ पर्सनल ग्रीवेंस आप कह लें, जिनको उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए फिर बाकी आर्गुमेंट्स भी ढूंढी। जिन्ना साहब की पर्सनालिटी पे अगेन हम सेकंड पार्ट में उसको तफसील से बात करेंगे। ये मुझे बताइए, आयशा जलाल साहिबा एक हिस्टोरियन है, वो अपनी किताब में लिखती हैं कि जिन्ना साहब के पास पाकिस्तान का न तो कोई विजन था, ना वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे, वो पाकिस्तान के आइडिया को बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, इसको ये अब मेरी किताब में आई हैव गॉन इन डिटेल विद व्हाट शी हैज आर्ग्यूड, ठीक है, और मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे बात नहीं करना चाहता। दो बातें हैं कि पाकिस्तान का कोई विजन उनके पास नहीं था, शी इज करेक्ट, दैट इज ऑब्वियस, एनीबॉडी वुड टेल यू दैट। दूसरा कि वो बार्गेनिंग करना चाहते थे इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अच्छा, बिल्कुल इनकरेक्ट है। मैंने वो सारी स्पीचेस जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बार बार जो कांग्रेस प्रोपोगेंडा कर रही है कि मैं बार्गेनिंग चिप्स के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, वो बिल्कुल बकवास है। वी आर सीरियस, वी वांट द पार्टीशन ऑफ इंडिया टू गेट पाकिस्तान। आयशा जलाल ने वो सारी जो है ना उनकी अपनी स्पीचेस, वो उनकी किताब में है ही नहीं। मेरा ख्याल था किताब आएगी तो ये धमाका हो, लेकिन आपने आज मुझसे खुलवा लिया। तो अभी तो अब 6 हफ्ते के अंदर किताब आ रही है, इट्स अ फैक्ट। जी, लेकिन आपके पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा कि जिन्ना साहब अंग्रेजों को लिखते रहे कि डोमिनियन बना दो, और अब आप कह रहे हैं कि वो पार्टीशन चाह रहे थे। 31 की बात है यार, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है, इंडिया से क्विट इंडिया मूवमेंट और ये सारी हो रही है, तो द ब्रिटिश आर ऑन द बैक फुट। सिंगापुर में आ गए हैं जापानी, वो तो अपना बर्मा तक बॉम्बिंग कर रहे थे, तो हालात बदल गए थे। पता लग रहा था कि ये आइंदा क्या होगा इस इलाके में। जो 31 में होता है वो 40 में जब लाहौर रेजोल्यूशन आ जाता है तो पूरा सिनारियो ही बदल गया। आखिरी बात वहां पे ये बदला है ना इन्होंने सारा अपना सोच। अगेन ये भी उन्होंने खुद बदली, या आपके ख्याल में इसकी भी कोई एविडेंस है कि ये भी पीछे से कुछ स्ट्रिंग्स पुल किए गए? यार ये इम्पॉसिबल थिंग है ना। आप क्या कहते हैं कि ब्रिटिश ने जो इतने 12 वॉल्यूम मैंने उनके इस्तेमाल बहुत डिटेल में किए हैं, वुड यू दे विल से कि वी सेड दिस टू जिन्ना टू से दिस, एंड ये कौन कहेगा? और आपको पता है कुछ चीजें जो हैं वो कभी रिटर्न भी नहीं होती, वो पार्टीज में, प्राइवेट मीटिंग्स में, ड्रिंक के ऊपर की जाती हैं और वहीं रह जाती हैं। लेकिन कभी कभी डॉट्स तो कनेक्ट होते हैं ना। डॉट्स तो कनेक्ट हो ही रहे हैं ना किताब के अंदर, मैं दिखा रहा हूँ। वो तो आपका काम है ना अपनी एनालिसिस को इस्तेमाल करें कि ये अगर हो रहा होगा तो कैसे हो रहा होगा। मसलन एक मैं बात बता देता हूँ, मैं ये भी चाहता था किताब में आए। 1938 में इन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नर थे ना बॉम्बे के, उन्हें कहा है कि फ्रॉम नाउ ऑन आई विल यूज कम्युनलिज्म एज माय मेन कार्ड टू मोबिलाइज मुस्लिम्स। उससे पहले तो मैंने असली जिन्ना साहब का एक पीरियड है जिसे मैंने कहा है कम्युनिटेरियनिज्म, वे ही वाज फॉर मुस्लिम राइट्स बट विद इन अ यूनाइटेड इंडिया। वो जब तब्दीली हुई है, जब 1937 का इलेक्शन हुआ है और यूपी के अंदर फिर कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती के जो इन्होंने मुस्लिम लीग को अकोमोडेट नहीं किया, वहां पे फिर और भी कई चीजें वो किताब में आप पढ़े। अब सारी किताब का तो यहाँ पे नहीं ना हो सकता, बल्कि आप यूं मत ना ही करें ताकि फोकस में रहे बात। ठीक है, हर डिटेल को नहीं लेना चाहिए। ठीक है इश्तियाक साहब, आखिरी सवाल इस हिस्से का, जब दंगे हो रहे थे, जब वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ आर्म्ड, तो मैंने कहीं पढ़ा, एक आर्ग्यूमेंट देने वाले देते हैं कि दंगे बेसिकली मुसलमानों ने कलकत्ता से शुरू किए थे। आपकी इन सब के बारे में क्या फाइंडिंग है? नहीं, बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन बात यह है कि जब इन्होंने शुरू किए तो तब दूसरी पार्टी ने भी उतना ही मुकाबला किया, और आखिर में शायद ज्यादा मुसलमान मारे गए हैं। और उसके बाद जो ज्यादा जिक्र इंडिया में नहीं होता, जिसका मैंने पंजाब वाली किताब में किया है, कि उसके बाद जो फिर
वन साइडेड कत्लेआम मुसलमानों का बिहार में हुआ है, कोई 5 से 7 हजार मार दिए, और उसके अंदर वहां की लोकल कांग्रेस गवर्नमेंट भी पार्टी टू इट, हाँ जी इन्वॉल्व थी। वो तो जब जवाहरलाल नेहरू वेंट देयर और वहां पे उन्होंने तकरीरें की हैं, तो तब अमन वहां पे कायम हुआ है। तो बिहारी जो थे, उन्होंने कांग्रेस की भी पार्टी जो उसका गवर्नमेंट थी, उसने उस कत्लेआम में पूरा साथ दिया। लेकिन शुरू मुसलमानों ने किया, बात हो रही है शुरू किसने किया। और उसके अंदर जो तकरीरें हैं, जो इनके बयान है, वो सारे मेरी जिना की किताब में आ रहे हैं, लिहाजा वहां से ये भाग नहीं सकते। जिना साहब का कमाल ये था कि खुद वो एक एट द टॉप बड़ी क्या कहते हैं बैलेंस सी बात करते थे, और उनके जो लोअर ऑर्डर है वो जो चाहे करते जाते थे। एंड ही कुड ऑलवेज क्लेम कि भी मैंने तो ये कहा है। ये उनका एक तरीका था, तरीका वारदात आप कह लें, कि अपने आप को लीगली करेक्ट रखा जाए मगर बाकियों को करने दिया जाए। ये अब क्योंकि किताब में आ रहा है, तो ये छुपाने वाली बात तो नहीं ना है। अब तो ये बात आ ही रही है। हाँ जी। इस हिस्से में मेरे पास आपके लिए यही सवाल थे, मैं आपको इस हिस्से के आखिर तक लाना चाह रहा था, पार्टीशन तक। अगले हिस्से में हम जिना साहब को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर इस हिस्से के आखिर में आपने कोई क्लोजिंग कमेंट्स देने हैं तो प्लीज। नहीं, काफी हो गया, अगली आप बात कीजिए। ठीक है।